भारत की जनभावनाएं आस्था से जुड़ी होती हैं। तब शब्दों की मर्यादा राजनीति से कहीं ऊपर नहीं होती है, तब तक ये भावनाएं महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल मुजफ्फरपुर की रैलियों में जो कहा है, उसने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर स्टेज पर डांस वाली टिप्पणी और छठ पूजा को लेकर ड्रामा का तंज, ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि करोड़ों आस्थावान हिंदू जनमानस के विश्वास पर सीधा प्रहार है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल मुजफ्फरपुर में अपनी चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंच से बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। ये बयान इतना विवादित रहा कि इस पर राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। यही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान छठ पूजा पर भी एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने दिल्ली में यमुना के किनारे आयोजित छठ पूजा का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ नदी में गंदा पानी था, बगल में साफ पानी का तालाब बनाया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी उसमें नहाकर ड्रामा कर पाए। वास्तव में ये बयान न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने वाला है, क्योंकि छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल की सबसे बड़ी आस्था का पर्व है और इस पर टिप्पणी करना सीधे जनभावनाओं से टकराने जैसा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के करोड़ों लोगों की आस्था का पर्व होता है और इस पर्व पर ड्रामा कह देना राजनीतिक नहीं है, भावनात्मक चोट है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ना हिंदू संस्कृति समझते हैं और ना ही भारतीय परंपरा। अब सवाल यही कि क्या राहुल गांधी का ये बयान अनजाने में आया या सोच समझकर इसको बोला गया था, क्योंकि सनातन पर राजनीति हर बार कांग्रेस के लिए नुकसानदेह सौदा ही रही है। क्या आस्था का अपमान कांग्रेस की नई रणनीति है? क्या राहुल गांधी के शब्द हिंदू विरोधी मानसिकता की झलक दिखाते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छठ महापर्व देश का गौरव है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता छठ महापर्व का अपमान कर रहे हैं। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता भाई। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, इतना अमर्यादित होके, क्या मतलब है भाई? आप नीतियों के ऊपर आप कोसिए, नीतियों को लेकर आप बोलिए जो बोलना है आपको कि 11 साल में आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया। ये तमाम बातें राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई हैं, आप उठाइए। बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाई देश के प्रधानमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब जब इन्होंने ऐसे बयान दिए, तब इनको नुकसान हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को इन लोगों ने गाली दी, चौकीदार चोर है, ये सारी बातें आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है चौकीदार चोर है, क्योंकि एक बड़ी आबादी और खासतौर पे पासवान इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब आप बोलते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप गाली देने का काम करते हैं। और आज जो इन्होंने बोला, ये खुद में एक इन्होंने सेल्फ गोल किया और बिहार की जनता जरूर इसका करारा जवाब देगी। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने
सनातन का अपमान किया है छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके। ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है, ईसाई हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 11 वर्षों से, उनको कोई मुद्दा भी सूझ नहीं रहा है। जब जिसको कोई मुद्दा सही सूझे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये गिर जनता के बीच में। तो बिहार आ रहे हैं तो कुछ बोलेंगे, आप किसके बारे में बोलें? काम तो उनके बाप दादा ने कुछ किया नहीं था, तो इसलिए आप इसलिए उनको बेचारा मजबूरी में कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, और इसलिए वो बोल रहे हैं। अगर उनके बाप दादा काम किए रहते तो फिर वो काम के बारे में बताते, तो काम तो किसी ने किया नहीं। यहाँ भी जो पति पत्नी की सरकार चली थी 90 से 2005 तक, तो सब ने देखा है। उस सरकार के कामों का भी वो बोल नहीं सकते हैं, उल्लेख नहीं कर सकते हैं। आप अगर राहुल गांधी जी के भाषण को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। जिस तरह का भाषा का उपयोग करना, छठ मैया का अपमान करना, ये डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी भाषा, लैंग्वेज, वो सीमा पार कर देता है। छठ मैया का उन्होंने अपमान किया है आज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने लगातार प्रतिक्रिया सुनी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शान परवेज है, आरजेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। रत्नेश मिश्रा है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ पंडित राज शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले राज जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी अब एंट्री कर चुके हैं बिहार में, काफी समय बाद, चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं, वीआईपी एंट्री हुई है और इस तरीके की बयानबाजी यहां पर की गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूं। पहले तो एक जवाब दे दूं, अभी मैंने देखा बाबूलाल मरांडी कह रहे थे राहुल गांधी जी के बाप दादों ने क्या काम किया, तो मेरा उनको जवाब है, बाबूलाल मरांडी बताए उनके बाप और उनके दादा ने क्या काम किया। औकात में रहना चाहिए। सबसे गंदगी भाषा जो 2014 के बाद आ गई है। और प्रद्युमन भाई, मुझे बड़ा अजीब मुझे बड़ा टेंशन होता है कि मीडिया भी वही बोलने लगता है। अरे आप लोग मीडिया पे क्यों आ जाते हैं? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वहां पर डांस होगा, ये बयान शोभा देते हैं। जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, सिर्फ उन्हें इलेक्शन जीतने के चक्कर में रहते हैं। बाबूलाल मरांडी एक बात कह रहे थे कि राहुल गांधी जी के पास रोजगार नहीं है, तो क्या वो प्रधानमंत्री की सीट को एक रोजगार मानते हैं? चीफ मिनिस्टर की सीट को क्या वो रोजगार मानते हैं? और मैं एक जवाब, आपके बैठे हुए यहाँ पे अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलेंगे, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कोई भी किसी की धर्म की, किसी की पूजा का अपमान नहीं करता। ऐसे तो अभी प्रधानमंत्री जी ने कैसे हिम्मत हुई कि छठ मैया को नौटंकी है का शब्द यूज करें? आप ये बताइए, यमुना नहाने लायक थी? अरे ओपन रहते, कहीं और बनाते। राज जी, आप एक चीज ये बताइए ना, ठीक है राज जी, आपका जैसा आप एक चीज ये बताइए, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, पहले भी उनकी माताजी के लिए बहुत कुछ बोला गया, अब उनके लिए इस तरीके की चीजें बोली जा रही है, ये शोभा देता है राहुल गांधी को? जवाब दूंगा। किसी प्रधानमंत्री की बीबी को विधवा, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना अच्छी बात है? आप बताओ हाँ या ना, बताइए। नहीं बोल पाएंगे आप। आज मैं प्रद्युमन भाई एक बात कहना चाहता हूं। रत्नेश जी, आप बता दीजिए। सारे मीडिया अपने भविष्य, अरे आप लोग मीडिया पे क्यों ले देके आ जाते हैं? और आपके पास कोई एंगल नहीं बचता, आप सीधा मीडिया पे आ जाते हैं। बयानबाजी आप लोग करते हैं, उसको मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। रत्नेश जी, ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं, रत्नेश जी बताइए। सुना, वो लोगों से कहलाना चाहते थे, लोग नहीं कह रहे थे वहां पे। उनको शांत करा दीजिए, फिर मैं बोलूं कर दूंगा। नहीं कह रहे थे कुछ, अभी बोलना। अरे अब सुन तो लीजिए आप। जब हो जाओ पन्ना प्रमुख। मैं
चाहता हूं किसी ने किसी की बेइज्जती नहीं करी। अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल अब होने लगा तो वो 2014 से, जब से मेरे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अरे बने, तो गलत बल्कि शब्दों का 14 नहीं, इस्तेमाल 13 कौन से। कर रहा है ये भी तो आप देखिए ना, ये तो कांग्रेस क्या पार्टी करा? कर रही है ना। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, तो दावा है। इलेक्शन जीतने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या है, गलत कह दिया? ठीक है, अब आप कह ठीक देना है। अरे राज शर्मा ने रत्नेश जी आप बेइज्जती बता की। दीजिए ना, ठीक है, वरना फिर मेरे पे आ जाएंगे अब। प्रद्युम्न जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रद्युम्न जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, वो निंदनीय है। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के पद की उनको गरिमा बनाए रखनी चाहिए, उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी जी पहले सांसद ही थे तो बात अलग थी, अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष को बड़ा ही संयमित और बड़ा ही क्या कहते हैं, एक कुशल व्यवहार वाला व्यक्ति होना चाहिए और कुशल व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि एक तो आप वैसे नेता विपक्ष हैं, कहीं आपके व्यवहार से जनता को कुछ खटक गया तो लगातार नेता विपक्ष ही बने रहेंगे, कभी सत्ता में आने का मौका नहीं देगी। और जहां तक रही छठी मैया की बात, तो देखिए अब राहुल गांधी जी ने जो शब्दावली बोली कि प्रधानमंत्री जी का नाटक होता है, देखिए छठ महापर्व जो है वो बिहार और पूर्वांचल के लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी को इस प्रकार की बदकानी बातें करने से बचना चाहिए। पता नहीं कौन लोग राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं जो इनसे इस प्रकार के बयान दिलाते हैं। उन सलाहकारों को कतई मैं हितैषी नहीं मानता राहुल जी का, क्योंकि वो लोग इस तरह का बुलवा के उनकी बच्ची कुच्ची जो इमेज है उसको भी खत्म करवा दे रहे हैं। तीसरी व्यक्ति, देखिए भाई, लोकतांत्रिक देश में चुनाव जीतना एक राजनीतिक दल का प्राइमरी एम होता है, प्राथमिक लक्ष्य होता है। अब अगर कोई राजनीतिक दल अपने लक्ष्य से ही भटक जाए तो उस राजनीतिक दल पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भाई क्यों ना जीते भाई, जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे, जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे तो हम कैसे अपने लोगों की, कैसे जनता की भलाई कर पाएंगे। अब कांग्रेस ने सीखा होगा कि सत्ता से बाहर रहकर कैसे भलाई की जाती है, इसको वही जान पाएंगे। तो बिल्कुल हर एक राजनीतिक दल चाहता है सत्ता में आना। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि फला चीज करने से बिहार की जनता उनको दे देगी तो आप वो कर देते, लेकिन राहुल जी ऐसा भी नहीं करेंगे। मैं राहुल जी को बता देता हूँ, वो 3-4 काम कर लें अगर, तो बिहार की और देश की जनता उनके ऊपर वोट करने के लिए एक बार सोचेगी। वो राम मंदिर चले जाएं, दर्शन कराएं, वो उनकी माता जी को छठी मैया का व्रत रखवा दें, उनके वो खुद क्या कहते हैं दीपावली के दिन प्रभु श्री राम के उत्सव में पटाखे फोड़ते हुए छठ का तो अपमान कर रहे हैं, व्रत कहां से रखवा देंगे। चलिए ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है शान परवेज जी, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शान जी, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के शब्दों को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? करना शुरू कर देगी, लेकिन नहीं करेंगे। अरे ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है शान जी। सबसे पहले तो आपने ये 45 मिनट की शो में 15 मिनट तक मांगरा से लेके चंगरा तक का 25 बयान देखा है, जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के तरह के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक सबका आपने बयान चला दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान चला दिया। आप कैसे, उसके बाद एक काम करिए, डिबेट में मैं आपके हिसाब से आरजेडी के हिसाब से बनवा देता हूं। आप रत्नेश मिश्रा का 15 मिनट सुनाएंगे हमको? नहीं तो जब अब मैं आपके हिसाब से आरजेडी के हिसाब से डिबेट भी तैयार करवाता हूं और गेस्ट को आरजेडी कितना समय अलाउ कर रही है उसी हिसाब से सब सेट करवा देता हूं। एक पक्ष का दिखाएंगे। आप क्या बात करते हैं, आपको समय दिया, अब आप ले दे के ये आ जाते हैं। शान जी आप सीधे मुद्दे पे आइए। सवाल खड़ा नहीं होगा और आप समझ। अरे आप मुद्दे पे आइए, आपको भी सुन रहा हूं मैं उतनी देर, आप मुद्दे पे बोलिए ना। आपकी चैनल की कि एक गुजराती खड़ा होकर बिहारी को सिखा रहा है कि छठ कैसे होगा। अरे आप बताइए ना। गुजराती मंच से खड़ा होकर सिखा रहा है कि बिहारी को छठ कैसे होगा। ये पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं, खड़ा होकर पूरे बिहारी का अपमान कर रहे हैं। ये बिहार का छठ, बिहार की आस्था, बिहार का पर्व, वो एक गुजराती खड़ा होकर सिखाएगा कि बिहारी छठ नहीं करता है, बिहारी छठ का अपमान कर रहा है। ये आप बताएंगे हमको। और छठ का अपमान किसने किया? छठ का अपमान आपने क्या किया? यमुना साफ नहीं कराया। अगर 1 करोड़ों छठ वर्ती अगर उस गंदे पानी में जाकर छठ करने को मजबूर है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा ठीक है, इससे पूर्व की सरकार जब थी, पहले सुनिए ना, प्रमुखता से उठाई आपने ये बात। सुनिए ना सर, सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। बहुत सुना आपका और आपके लोगों का, अब सुन लीजिए। आप किसी पे एलिगेशन लगाना तो उसको मौका दीजिएगा अपना पक्ष रखने के लिए। अब जब आपने नकली घाट बनाया तो उस तरह का नकली घाट का प्रबंधन केवल प्रधानमंत्री के लिए क्यों किया जाना चाहिए था? क्यों बाकी आम जनता के लिए नहीं किया जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री होना कोई विशेष प्रावधान क्यों दिया गया? बाकी आम जनता को उस गंदे पानी में छठ करने को मजबूर किसने किया? और अगर छठ का अपमान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है। दूसरी बात कि अगर आपको छठ का सम्मान होता तो छठ व्रतियों के लिए ट्रेन में जो
जो धक्का मुक्की करवाया, कई लोगों की जान चली गई। छठ के लिए बिहार नहीं आ पाए लोग, आपकी सरकार, निकम्मी सरकार 12,000 और 13,000 ट्रेन का दावा करती रह गई और एक ट्रेन भी ढंग से नहीं चला पाए। अगर आप छठ का सम्मान करते तो बिहारियों के लिए ट्रेन चलाने का व्यवस्था करते। आज बिहारियों को धक्का खाकर पुनः बिहार आना पड़ा। और मैं आश्वासन देता हूं आपको कि 14 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी और अगला छठ अधिकांश बिहारी अपने घर पर मनाएगा और पूरे बिहार को अब प्रवास करने की जरूरत नहीं होगी। बिहारियों को बिहार में रोजगार देने की बात करेंगे। आपके पास कोई मुद्दा बचा था प्रधानमंत्री जी? आप छठ में आकर भाषण दे रहे हैं, आप बिहारियों को सिखा रहे हैं छठ कैसे होगा। ठीक है शान जी, आपकी बात होगी पूरी, कैसे होना चाहिए, बात होगी पूरी। और नौटंकी करना, अगर प्रधानमंत्री जी ने, अगर एलओपी ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं स्टेज पर, तो कौन सी बड़ी बात है? प्रधानमंत्री जी 20 बार नगाड़ा बजाते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री के लिए आप कुछ भी अरे उस पद पर बैठे व्यक्ति का तो आप सम्मान करेंगे। अगर व्यक्तिगत आपके मतभेद है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का तो आप सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री जी नगाड़ा बजा, आप बीजेपी के नहीं, आप ये बताइए शान जी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, झाग बहते थे, जब आपने ये बात उठाई। छोटा सा काउंटर है प्रद्युम्न भाई, मेरा एक छोटा सा काउंटर, अगर टाइम दें जी बताए। बोलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले ड्रामा नहीं किया मंच पे? अरे सुनिए, बकला क्यों जाते हैं आप लोग इतना, बताइए। नहीं बकला जाते हैं, बकला तो आप गए हैं। मैं क्यों बकलाऊंगा? मैं तो सभी को समय दे रहा हूँ ना भाई। बताइए। सोचते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए किस शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है रत्नेश जी बोलिए। एजेंडा की लाइनें चलाते रहते हैं। भाई ये लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो कहाँ बात जाएगी। रत्नेश मिश्रा जी को बंद करो, आपको पता होने के। रत्नेश जी बताइए आप। हम मांगेंगे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए प्रद्युम्न भाई, ठीक है हमसे मांग सकते हैं। रत्नेश जी बोलिए। प्रद्युम्न भाई, मैंने एक चीज अभी सहान परवेज जी कह गए कि जो व्यक्ति अगली जो छठ मनेगी उसमें प्रत्येक बिहारी घर आएगा। इसका मतलब ये राज्य सरकार बनने पे ट्रेनें स्पेशल चलवाएंगे, जबकि रेल जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य को उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। इसी प्रकार की उलूल जुलूल बयानबाजी कांग्रेसी और ये आरजेडी वाले करते रहते, जनता इनको मूर्ख समझने लगती है। और जो ये लोग प्रधानमंत्री जी को जितनी गाली देंगे प्रद्युम्न जी, ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर जितना व्यक्तिगत हमला करेंगे, देश और प्रदेशों की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ उतनी मजबूती से खड़े होगी और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ये लोग और गालियां दे प्रधानमंत्री जी को, ये लोग और अपशब्द बोले प्रधानमंत्री जी को, बिहार की जनता बताएगी कि एक गरीब परिवार से निकले हुए बेटे को अपमानित करने का दंड किस ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। प्रकार ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझने की जरूरत है कि इस तरीके की बयानबाजी, विश्वनाथ जी, एक तरफ तो मीडिया के पीछे पड़ जाना कि मीडिया किस तरीके से काम करे, विपक्ष अब लगातार इस पर भी टिप्पणी करने लग गया। दूसरी तरफ ये जो बयानबाजी है उसको गलती नहीं मान रहा है विपक्ष। अब ये कह रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता को आपने सुना, शान जी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्था की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के समय में दिल्ली में क्या कुछ स्थिति होती थी छठ के लिए, कभी नहीं बोली होगी आरजेडी उस पर। बताइए आप। धन्यवाद प्रद्युम्न जी। देखिए, दिल्ली का जो कमेंट्री हुई, आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस, सामान्य अगर बुद्धि का व्यक्ति है तो उसको सामान्य तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करनी चाहिए कि पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार को कितना समय मिला। अगर उसको 10 साल मिला और आज की सरकार को अगर 10 महीने मिले तो उसने 10 साल में क्या किया, इसने 10 महीने में क्या किया, आपको कंपेयर करने का पूरा समय मिलता है। अगर लेकिन सामान्य बुद्धि का और विवेक का होना आवश्यक है। और अगर आपको केवल कमेंट्री करनी है, उल जुलूल केवल शब्दों को कहना है, मर्यादा का अभाव है, तो आपको आस्था पर चोट करनी। अगर इस तरीके का किसी भी तरीके से अपने आप को शब्दों के उसमें बांध करके अपने आप को बड़ा दिखाना है, झगड़ा झंझट करके उस तरीके से व्यक्त करना है कि देखो मैंने अपने शब्दों से मैं आगे आ गया, अगर उस तरीके की बात करनी है तो देखिए उससे आपको आपकी आवाज ऊंची हो सकती है, लेकिन जनता वोट नहीं देगी। जनता ये देखती है कि 10 महीने के शासनकाल में इन्होंने पानी को कैसा कर दिया। अब उसमें अगर झाग नहीं है तो वो करोड़ों लोग जो वहां पर गए, उन्हें समझ आया कि इस यमुना को कितना साफ किया है इस सरकार ने, कितना काम किया है, उनको ये दिखता है। अब रही बात राजनीतिक परिपक्वता की, देखिए बिहार की आस्था पर जब आप छठ पर कोई कमेंट्री करते हैं तो बिहार की आस्था पर चोट करते हैं। आपको चुनाव जीतना है, उसके लिए आपको जनता के बीच में विश्वसनीयता कायम करनी होगी।
आपको उस जंगल राज के जो अनुभव है जनता के, उन पर मरहम लगाना होगा, अपना व्यक्तित्व नॉर्मल दिखाना होगा कि देखिए हम बदले हैं, हमारी कार्यशैली बदली है, अब हम उस जंगल राज के रूप से बाहर निकले हैं, जहां पर नई गाड़ियां किसी एक परिवार की शादी के लिए लूट ली जाती थी, जहां चंपा विश्वास एक आईएएस की पत्नी के साथ लगातार रेप होता था। अब वो बिहार वो नहीं है, अब हम बदले हैं। आप उस राजनीतिक परिपूरी जो कोटरी है उनको बदलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। जब आप ये बता पाएंगे तो आम जनमानस आपके लिए वोट करेगा। देखिए, शोर मचाने से वोट नहीं मिलता है। हाँ, एक वर्ग विशेष हो सकता है, एक धर्म विशेष हो सकता है, आप उसको खींचेंगे, बुलाएंगे, वो आपके पास आएगा, वो वोट आपको मिल जाएगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत की जरूरत होती है। वो तभी मिलेगा जब जनता का पूरा विश्वास होगा, आप पर आस्था होगी। ठीक है, जनता के विश्वास की बात आप यहां पर कह रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी, अब जिस तरीके से बयानबाजी तो यहां पर हो गई है, लेकिन जनता का विश्वास जो लगातार राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वो भी तो जरूरी है ना। अब आप कह देंगे हमने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, अब सरकार ये कह रही है कि जब इतनी व्यवस्था है ही नहीं तो इतनी नौकरियां देंगे कहां से। ऊपर से गहलोत साहब वहां पर पहुंचते हैं, आप लोगों को समझौता करना पड़ा बहुत सारी चीजों में। अच्छा, समझौता तो आप भी कर रहे हो सरकार से, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। और रही बात मिश्रा जी की बात, मिश्रा जी ने एक बात कही कि समय की चाहिए होता है काम के लिए। गलत बात मिश्रा जी, बिल्कुल गलत। यानी फिर आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बायस हो आप ये इच्छा शक्ति चाहिए काम के लिए। 10 महीने भी बहुत होते हैं। सरकार को करना क्या है, आदेश तो पारित करना है। एक मेरी बात सुनिए, आदेश तो पारित करना है। ले दे के मीडिया पे भी आ जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक पे भी आप सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रधानमंत्री पे सवाल उठा देते हैं। नहीं है तो सवाल तो खड़ा होगा। आप कहते हैं इच्छा से बनेंगे तो सवाल तो खड़ा करेंगे। मेरा काम पूछने का है, मैं वही पूछ रहा हूँ। बायस मत बताइए, आप लोग तो मीडिया में सीधा बायस जी ठप्पा ठहरा देते हैं ना। कि यमुना क्यों साफ नहीं हुआ? अगर यमुना साफ हो गया, मतलब अरे पिछले में अगर आप यमुना की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार में कितनी यमुना साफ हुई थी जब आप लोग बोले थे, जब झाग तैर रहा था, जब आपने बोला था। बायस बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यमुना साफ हो गया तो प्रधानमंत्री कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी। मैंने अभी शब्द बोला, मैंने ये शब्द बोला कि यमुना साफ हो गई। अरे आपको यही नहीं पता, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन रत्नेश जी, आप ये बताइए कि अब लगातार आरोप यही लग रहा है कि भाई 10 महीने में आप लोग कितना कार्य कर पाए, उससे पहले का क्या कार्य था, उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। देखिए प्रद्युम्न जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का कर्तव्य है आरोप लगाना। विपक्ष के आरोपों पर कभी बुरा नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। भाई उनका काम है, उनको जनता ने जो काम सौंपा है, चाहे वो पंडित राज शर्मा जी की पार्टी हो, चाहे वो चौहान परवेज जी की पार्टी हो, उनको जनता ने उसी काम के लिए चुना, उसी काम का उत्तरदायित्व दिया, तो वो बिल्कुल अपना काम उनको ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन आपको विरोध जो है और आरोप जो है वो आंख मूंद कर नहीं लगाने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ऐसे आरोप और ऐसा विरोध करने से कहीं आपको पॉलिटिकल नुकसान तो नहीं होगा, क्या आपकी पार्टी की छवि तो नहीं खराब होगी। क्योंकि राजनीति में अगर आकर आप नुकसान से नहीं डरेंगे तो फिर आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे प्रद्युम्न जी। और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों का जो अतीत रहा है वो इतना बुरा रहा है, इतना खराब रहा है कि उस अतीत से जनता अभी निकल नहीं पा रही है। इनको अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि आपको आपकी छवि से निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है। और अभी कांग्रेस या आरजेडी के साथी कह भी देंगे कि तेजस्वी के खिलाफ हमने इतने उतारे हैं, इतने मुख्यमंत्री, इतने प्रधानमंत्री, इतने लोग उतरे हुए। बिल्कुल भाई, हमारे पास है तो हमने उतारे हैं। आपको जनता ने एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया तो आप नहीं उतार पाए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये बात बोलती है प्रद्युम्न जी, तो कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं उतार रही है। और राहुल गांधी जी अभी कोलंबिया से लौट के आए हैं। जब चुनाव का प्रचार आधा ज्यादा खत्म हो गया तब वो कोलंबिया से लौट के बिहार आ रहे हैं। खैर ये बात अलग होगी, वो कोलंबिया गए होंगे, कोलंबिया में रहने वाले बिहार के लोगों से वोट मांगा होगा और वहां प्रचार करके आए होंगे, क्योंकि बिहार के चुनाव प्रचार में रहना ज्यादा, कोलंबिया में रहना जरूरी लगा होगा उनको। खैर बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के पोते हैं, प्रधानमंत्री के पर पोते हैं, तो उन पर क्या ही टिप्पणी की जाए, उनका विशेषाधिकार बनता है प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन अगर रत्नेश मिश्रा कर दें कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये लोग सीरियस नहीं होंगे, ये कभी सीरियस नहीं होंगे। ये सब पढ़ाई का योगदान होता है। मेरा एक बात मानना है कि अगर मैं आप पे इल्जाम लगा रहा तो 4 उंगली मेरी तरफ होती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आप देख लीजिए जो कहो मैंने ये करा ये करा। गृह मंत्री जी दरभंगा में कह रहे बुलेट ट्रेन चला देंगे, ये चला देंगे। आप यार रोजगार तो दो, कितने रोजगार दिए आप बताइए 20 साल में। अभी भी ये जंगल राज
अच्छा, ये प्रवक्ता बीजेपी के बैठ जाते हैं, इन्हें एक स्क्रिप्ट मिलती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इनका यही काम है। आज देखो, आपके नसीब नहीं था, राहुल जी का नसीब था, प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए, आप बदनसीब निकले तो क्या करें, अगली दुआ करो आप भी हो जाओ भाई। ये तो यार, इसमें क्या कर सकते हो आप दोष दे सकते हो, आप कहाँ पैदा हुए, मैं कहाँ हुआ, मतलब ये कह रहा है, मतलब ये क्या मतलब है यार, देश के लिए कुछ करो। और आज एक बात कहना चाहता हूँ प्रद्युम्न भाई, बदनसीब है, देश को बर्बाद होते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए पैदा हो गया तो उसको बदनसीब बोल रहा है, नहीं करना है, इनके खिलाफ आवाज उठानी है। अरे आप लोग आवाज उठाई का पा रहे हैं सही से, अगर आपने आवाज उठाई होती राजी तो आज ये स्थिति थोड़ी ना होती कांग्रेस की। आप मिश्रा हो, ये देख लो, बात को सोचिए, अरे आप ब्राह्मण हो, इस बात को सोचिए कि गरीब किसान के बेटे को, गरीब के घर में बच्चे पैदा हुए बच्चे को नसीब बोल रहा है। बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी का कौन सा नसीब है भाई? ये तो है ही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भाई, आप एंकर हो या आपका अपनी डेस्टिनी है, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पन्ना प्रमुख है, इनकी अपनी डेस्टिनी है। मैंने देश की सेवा करी, मेरे यही जो अहंकार और यही राजी और रत्नेश मिश्रा पन्ना प्रमुख है, 5,000 लेता है, पन्ना प्रमुख को 5,000 मिलते हैं बीजेपी में। बोलो राजी में आऊंगा, विश्वनाथ जी, उसके बाद फिर ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, और भी मेहमान बने हुए हैं, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, चलिए ठीक है रत्नेश जी, ठीक है मैं आऊंगा, ठीक है रत्नेश जी, अब हो गया रत्नेश जी, आपने जवाब दे दिया उस बात का, ठीक है आपने जवाब दे दिया ना रत्नेश जी, बात खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद शान जी का भी रुख करना है मुझे। विश्वनाथ जी, अब देखिए साफ तौर पर आप छवि का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने स्थिति पहले सही संभाल ली होती तो आज ये स्थिति दोबारा बनती कि इतनी जगहों से सरकार खिसक गई? क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि भाई बीजेपी काम नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार फिर रिपीट हो जाती है वहां पर, ये कैसे होता है? प्रद्युम्न जी, मैं बात ये वहीं से शुरू करूंगा जहां से राज शर्मा जी ने कहा। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, 10 महीने नहीं 10 दिन में काम होता है। मैं सवाल उठाता हूं उसी बिहार से जिसके चुनाव की हम बात कर रहे हैं। सन 90 तक यही कांग्रेस सत्ता में थी और 90 से 2005 तक यही आरजेडी थी। इसका मतलब दोनों के पास जिसको 5 दशक मिले हों और एक को 15-20 साल मिले हों, और उन्होंने अगर काम किया हो तो काम किस रूप में याद किया जाता है, किस रूप आप शब्द इस्तेमाल करेंगे फिर खराब लगेगा, जंगल राज। जनता को मतलब कांपती है, आज भी लोग वहां पर कांपते हैं, कांप उठते हैं उन यादों को लेकर। तो यानी आप कहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति थी तभी आपने इस तरीके का कार्य किया। आपके शब्दों से, आपकी फिलॉसफी से अगर माना जाए, जो चाह लेगा व्यक्ति वो करेगा, और 10 दिन में भी कर सकता है, 10 महीने तो बहुत ज्यादा होते। यानी आपके लिए 40-50 साल तो बहुत 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 बड़े थे। आपने जो चाहा वैसे ही किया। आपने लक्ष्य था कि बिहार को एक गरीब राज्य, बीमारू राज्य बनाकर रखा जाए, तो आपने बनाकर, मैं आपके फिलॉसफी से इसको इवेल्युएट कर रहा हूं। आरजेडी की फिलॉसफी से इसका मतलब 15 साल में उन्होंने उसको बिल्कुल जंगल राज का एक आइडियल फॉर्मेट बनाकर रखा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, राजनीति में चीजें आपको जैसे मिलती हैं, अगर आपकी नीयत और नजरिया अच्छा है तो आप वहां पर अच्छे के लिए काम करते हैं। और मेरा मानना है जो भी लोग सत्ता में आते हैं वो अपनी बुद्धि विवेक के योग्यता से जो उनको ठीक लगता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। जैसी उनकी बुद्धि है, जैसी उनकी सोच है, जैसी उनकी मर्यादा है, जैसे उनके विचार हैं, उसी को वो इंप्लीमेंट करते हैं जो लॉन्ग रन में आम जनता को नजर आता है। आम जनता उनके परफॉर्मेंस को देकर अगली बार उनको अनुमति देती है, दोबारा सेवा का अवसर देती है। मुझे लगता है आपकी नजर में कुल मिला के बस एक चीज ये बता दीजिए, जब आपने जो साल गिनवाए हैं वाकई में उस साल में काम नहीं हुआ जब डेवलपमेंट बिल्कुल होने की कगार पर था? आरजेडी की अगर हम बात करें बिहार की, क्योंकि मैं अब शान जी के पास ही जाऊंगा, उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। देखिए, अगर काम, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, आखिर क्यों ऐसा है? जिस 2.5 करोड़ जो नौकरियां आज आरजेडी देने की बात कर रही है, जब उनके रेल मंत्रित्व काल की ही मुकदमे हैं। लैंड फॉर जॉब शब्द क्या है? नौकरी के लिए जमीन लिखवा लेना, इसके मुकदमे हैं, कोर्ट में हैं। आप समझिए, और आप कह रहे हैं 2.5 करोड़ नौकरी। पूरे भारत देश में 50 लाख सरकारी नौकर है भाई, भारत की केंद्र सरकार के पास। किसी राज्य में मुझे लगता है बिहार में भी 20-25 लाख के आसपास होंगे, फैक्ट मैं सही नहीं हूं, लेकिन कम से कम 50 लाख से ऊपर भी नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। आप 2.5 करोड़ हर घर में कैसे नौकरी दोगे? ठीक है, बताइए। सामान्य बुद्धि विवेक की बात है। आप जब अनइम्प्लीमेंटेबल बातें कहेंगे तो जनता को आप पर विश्वास नहीं होगा। मेरा एक लाइन का मानना है,
आप ऐसी बातें कहें जो अचीवेबल हो और आप अपने हर स्टेप से लोक जनता को यह चलिए आश्वस्त ठीक है करें। विश्वनाथ जी, देखिए, मैंने मैं ये काम एक बार शान जी को सुन लेते हैं। शान जी बताइए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप थोड़ा नॉन स्टॉप बोलने देंगे, क्योंकि आप 15-20 मिनट अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया और 10 सेकंड आप बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी को यही कहूंगा कि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं, आप पॉलिटिकल बायस हैं। और आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, जिस जंगल राज में आपने क्या देखा, जंगल राज में आपने क्यों जंगल राज बनाया? आप बताइए कि जगन्नाथ मिश्रा जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, क्या जगन्नाथ मिश्रा का चारा चोरी में कंट्रीब्यूशन नहीं है? 72 से लेकर 90 तक चारा चोरी किसने किया? और 90 में चारा घोटाला को, आरोप को, सीबीआई को हैंडओवर सौंपने का काम किसने किया? मगर मिश्रा जी, प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक लंबे समय के बाद 90 में कोई पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मजबूती से बैठा। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी बैठे। तुम पॉलिटिकल बायस लोग मिश्रा जी, आप जैसे लोग ही। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा जब मुख्यमंत्री बना तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और आप लोग ही कहते थे कर्पूरा छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तूरा। ये आप लोगों की मानसिकता थी। ये आप लोगों की मानसिकता थी कि लोगों के पैर में चप्पल ना हो। ये आप लोगों की मानसिकता होती थी कि लोग स्कूल ना जा पाए। ये आप लोगों की मानसिकता होती थी कि एक जैसे समान कुर्सी पर ना बैठ पाए। ये आप लोगों की मानसिकता होती थी कि दरवाजा से जब जाए तो सर झुकाकर जाना होगा। ये आप लोगों की मानसिकता थी। तो इस मानसिकता को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया तो मजबूती से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने तोड़ने का काम किया है। तो आपके लिए जंगल राज निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि आप जिस प्रकार की मानसिकता, कुंठित मानसिकता रखते थे कि एक वर्ग में पैदा होने से आप अपने आप को सुपीरियर समझते थे और बाकी लोग आपके लिए नौकर और गुलाम जैसे व्यवहार आप जिन लोगों के लिए करते थे, आप मानवीय व्यवहार करते थे, उन लोगों को लालू प्रसाद यादव जी ने बोलने का अधिकार दिया, खड़ा होने का अधिकार दिया और उन लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया। इसलिए आप जैसे लोगों के लिए वो जंगल राज हो सकता है, मैं मान सकता हूं। दूसरी बात आप आ जाइए, आप काम की बात कर रहे हैं, लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने और उसके मुख्य जो विटनेस है शिवानंद तिवारी जी ने, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि लालू प्रसाद यादव जी का जंगल राज और चारा चोरी का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल बाइस नैरेटिव है और सिर्फ इस वजह से की गई क्योंकि जज तक मिश्रा जी थे और वो मिश्रा जी नहीं चाहते थे कि पिछड़ा का बेटा को कोई बड़ा सम्मान मिले, बड़ी बातें हो सके। लालू यादव जी ने उस दंश को झेलने के बाद जब पुनः अपने आप का पॉलिटिकल रिवाइवल किया और केंद्र में जब रेलवे मंत्री बने, फिर इन लोगों ने उनको बदनाम करने का काम किया। और कितना का मामला है लाइन फॉर जॉब में 95 लाख रुपए की जमीन लिखाई गई। आज प्रद्युमन जी आप ईमानदारी से बता दीजिए, 2025 में भागलपुर के अंदर 1 रुपए प्रति एकड़ की जमीन अडानी ग्रुप को दे दी गई। हजारों एकड़ जमीन आज 1 रुपए प्रति एकड़ की रुपए से अडानी ग्रुप को दे दी गई। को स्वीकार करिए, 95 लाख रुपए की जमीन जो टेंडर में आईआरसीटीसी के द्वारा सुनिए मैं बताऊं, दिया गया, वो पॉलिटिकल बायस था। जब आपको सिस्टम ना पता हो, अरे आरजेडी बिल्कुल बायस नहीं रही है, सब मुकदमे झूठे होंगे शायद आपके ना पता हो तो आप ही बताइए शान जी, सारे मुकदमे जितने मुकदमे थे वो झूठे थे। वाली जमीन पर कोई चर्चा नहीं, ना पता हो प्रति एकड़ वाली जमीन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लालू यादव का जो राज प्रति एकड़ वाली जमीन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप कहिए लालू यादव का राज बहुत आदर्श राज जिन था, लोगों को आपने कहिए पीटने का कहिए काम हम किया। उसको रिवाइव ठीक है राज जी बताइए, आ रहा हूं आपकी बात शान जी। ठीक है राज जी, अगर उसको मैं इतना जानना चाह रहा हूं मिश्रा जी, यहाँ दो मिश्रा जी बैठे, आपने मिश्रा होने का लज्जा दिया। आप अगर संभल कर बोलते तो शाहनवाज जी इल्जाम न लगाते। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं जहां कह रहा हूं वहीं को समझिएगा, अपने अस्तित्व को बचाओ, वरना आने वाले नोनियाल आप ही लोगों को कंचों से मारा करेंगे। मैं जहां प्रद्युमन भाई कह रहा हूं बात वहीं समझने की है। रत्नेंद्र मिश्रा जी, इस देश को बचाने का कर्तव्य अब आप और हम पे है। हम इसलिए ब्राह्मण नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण कहलाने का गर्व करें, बल्कि इसलिए ब्राह्मण बने हैं कि कल को अगर आज जैसे भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, अगर आपने आरजेडी को गलत काम के लिए कहा हटा दिया, तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी 20 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाई तो आप जैसे मिश्रा जी ब्राह्मणों का होना चाहिए, इसको सही रास्ते में दिखाएं, सत्ता से हटाएं। और जो एक बार में 5 साल अब सारी बातें साफ हो गई है। अब राज जी एक चीज ये बता दीजिए, आप लोग जहां भी रैली करते हैं, राहुल गांधी जी जहां पर पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां होती है वो हर एक पार्टी अपनी तैयारी करती है, आप लोग भी करते हैं, लेकिन वहां पर फिर जीत नजदीक क्यों नहीं आ पाती है? नसीब में शायद जीत नहीं लिखी है क्या? अब आप लोग रैली कर रहे हैं, बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब यहां पर उम्मीद है आपको?
मैं बताऊं आपको, मैं मुझे झूठ नहीं बोलना, ना भगवान कभी झूठ बुलाए। 2-4% अगर बोल जाए जिसका नुकसान ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। आज देश धर्म के नाम पे चल रहा है, मैं सही बता रहा हूं। आप देख लीजिए, चोर के हाथ में चाबी है। अभी अगर बिहार से जब एनडीए की सरकार हट जाएगी, इन्हीं के गुंडे शुरू हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं। अभी यूपी में बीजेपी की सरकार हटा दें, गुंडई शुरू हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं प्रद्युम्न भाई, अगर हम नहीं सुधरे तो मिश्रा जी आने वाले नौनियालों को हम आप जब आज से 20-30 साल बाद ऊपर होंगे, ऊपर से देखेंगे तो अपनी आत्मा को, मरी हुई आत्मा को भी कसोटेंगे। राज, ये बताइए ना, आप लोग रैली करते हैं फिर जीत क्यों नहीं आ पाती है, ये बता दीजिए बस। जनता विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए एक और बात कहूं, सच, जो जीता वो सिकंदर, इसमें कुछ नहीं है बात। जो जीता वो सिकंदर। अगर अभी बिहार में अगर हमारी बात बिहार को समझ आ गई, हम जीत जाएंगे। हमारी नहीं आई, बीजेपी की आ गई, एनडीए की आ गई, एनडीए जीत जाएगी। बाकी सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है। रत्नेश जी बताइए, रत्नेश जवाब दे दीजिए इसका। रत्नेश जी आवाज पहुंच रही है? मैं सवाल सुनने संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। विश्वनाथ मिश्रा जी। अब मुझे राज शर्मा जी पे कभी कभी मतलब अफसोस भी होता है और ऐसा लगता है कि बहुत भावुक व्यक्ति हैं, व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब चूंकि पार्टी का नेटवर्क है, उनका पार्टी की अपनी लाइन है, उसको छोड़ नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते हैं। अभी आरजेडी कार्य जो प्रवक्ता है उन्होंने भी कहा उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, तो आप उसको क्यों नहीं कहते हैं। अभी दोनों भाई साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो आपने अगर अच्छा दिया होता, अगर आपने अच्छा रूल और पूरा टेन्योर अच्छा दिया होता, जनता के जो मेमोरी है उसमें चीजें अच्छी होती, तो वो आपको क्यों नहीं वोट करते। ऐसा क्यों है? एंटी इनकम्बेंसी 20 साल 15 साल 20 साल एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आम जनता उसके नाम से, उस सरकार के, उस पार्टी के नाम से कांपती है, तो क्या कारण है। और सोचिए, ये एक और बड़ी बात है कि आरजेडी कार्यकर्ता अब लालू यादव के उस कार्यकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यकाल था वो। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल यही बयान इनको अपनी हर रैली में कहना चाहिए और लालू यादव को पोस्टर बॉय बनाकर कहना चाहिए कि लालू यादव का जो कार्यकाल था वैसा ही कार्यकाल हम फिर देंगे। मतलब आपको, जब आप राजनीति में हो तो आपको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। आपको अपनी, जिस दिन आप गलतियां स्वीकार करेंगे तो जनता को लगेगा कि ये कोर्स करेक्शन मोड पर है। लेकिन जब आपको लगता है, अहंकार हो जाता है कि नहीं, ये दो जातियां जोड़ करके ये वोट ले करके और हम सरकार बना लेंगे और उसके बाद पूरी व्यवस्था को पंच कर देंगे, पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर देंगे। जैसे 2-3 उन्होंने कहा, कल उन्होंने कहा भाई मुसलमानों को डीएम कलेक्टर की पोस्टिंग मिलेगी, जो वो चाहेंगे वो पोस्ट होंगे, एसडीएम जो चाहेंगे। समय कम है, शांत जी जवाब दीजिए। इस तरीके की जब मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने ये कहा कि चारा घोटाला के आरोपी मिश्रा जी भी हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी भी अब दुनिया जानती है, कोर्ट रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है। 72 से उनका कार्यकाल रहा, 90 में लालू जी बने, कुछ समय के लिए उनको लगा कि चारा घोटाला में, चारा चोरी के नाम पे कुछ पैसा इधर उधर निकल रहा है, उन्होंने केस को सीबीआई को सौंपा। अब विडंबना ये देखिए कि जिस मुख्यमंत्री ने केस को सीबीआई को सौंपा, कन्विक्टेड उसी आदमी को आप लोगों ने किया, और वो किस मानसिकता के लोगों ने किया, और जिसने पूरा चारा खा लिया उसको आपने बरी कर दिया, और उनका बाल बच्चा आज आपके भारतीय जनता पार्टी में बैठा है। और आप मिश्रा जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, एक बार चर्चा नहीं की जगन्नाथ मिश्रा जी के बारे में, क्योंकि आपकी मानसिकता दिखाई देती है कि आप किस मानसिकता से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आई रियली अप्रिशिएट एक लाइन सुन लीजिए, मैं भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करता हूं। आई रियली अप्रिशिएट एक्सपर्ट कह रहा हूं कि आप एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा सा अनबायस हो जाओ। आप मिश्रा जी, आप एक्सपर्ट हो, आप अगर अच्छी बात बोलोगे देश की जनता को सही संदेश जाएगा। मन छोड़ के जा चुके हैं, उनसे जवाब नहीं जुट पाया, अब आप सुन लीजिए। I really appreciate the time frame when the Lalu Yadav came to the power, and I really agree कि लालू यादव जी का जो समय कार्यकाल था, जो वो दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए वो एक सुनहरा कार्यकाल था, that was the golden era। लेकिन सुनहरा काल वापस क्यों नहीं आ पाया फिर? निश्चित रूप से आएगा। आप इलेक्शन कमीशन जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगा, अब आप इलेक्शन कमीशन पे आ जाइए, सवाल खड़ा करने लगिएगा सरकार से। 15 सालों से आप हर जगह ईवीएम का जिक्र करते थे। नहीं प्रद्युमन भाई, बात समझिए ना, गड़बड़ तो 20 सालों से किसी की सरकार चल रही है राज्य में,
आपने उस समझो, हिमाचल में गड़बड़ नहीं थी क्या राज जी? हिमाचल में गड़बड़ नहीं थी? नहीं गड़बड़ है। अब मैं पूछ रहा हूं, हिमाचल में हुआ की गड़बड़? आप अमेरिका भी चले जाइएगा, ये मगर आप हर सवाल बिहार विधानसभा पे नहीं में पूछ 20,000 पाइएगा। वोटों 20 की साल हेराफेरी से करते हैं। प्रद्युमन जी 20 साल से जिस जैसे सरकार पेटियां चल रही है लूटी उसमें कोई जाती थी। गड़बड़ी नहीं है। जब बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही है, पर्चा लीक हो रहा है, ओबीसी अरे आप चुनाव आयोग पे है ना, उस पे मेरा जवाब था। एसआईआर का आप लोग विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना क्यों डेटा रिलीज नहीं करेंगे आप जिसका नाम काटे? हम लोगों ने मनवाया ना सुप्रीम कोर्ट से। हम लोगों ने ये कहा ना आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चुनाव आयोग को कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा आधार कार्ड। अच्छा मैं तो कहता हूँ रत्नेश मिश्रा चले गए तो क्या हुआ? आपने काटा है विश्वनाथ मिश्रा जी तो कहते हैं ठीक है, विश्वनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वनाथ जी बताइए। भाई एक बात बताइए, उस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान जो आपके फेवर में हो उसको तो स्वीकार करेंगे, लेकिन जो अगेंस्ट चला जाए उसको नहीं स्वीकार करेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट जब आपको जंगल राज की संज्ञा देता है, वही सुप्रीम कोर्ट जब किसी घोटाले में आरोपित ही नहीं, जब सजा याफ्ता करता है तो आप कहते हैं वो तो मिश्रा जी बैठे थे कोर्ट में। कैसी ये शर्मनाक है भाई। कम से कम कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखिए। उस कोर्ट का अल्टीमेट वही जो सबसे बड़ी देश की कोर्ट है, कम से कम उसका सम्मान करिए। चलिए ठीक है, अब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको भी। समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपने जिस तरीके से देखा, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से जो बातें यहां पर कही गई हैं उस पर लगातार सियासी उठापटक जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। जनता को तय करना है कि आने वाला चुनाव बिहार का किस तरफ मोड़ना है और जो अधर्म और धर्म की यहां पर लड़ाई हो रही है उसमें विजय किसको दिलानी है।